स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को हो जाएगा नोटबंदी का 1 साल पूरा। भाजपा मनाएगी काला धन विरोधी दिवस तो कांग्रेसी काला दिवस मनाते हुए करेंगे धरना प्रदर्शन। ट्रैक्टर की किश्त जमा करने पहुंचे किसान से 45,000 रुपए की लूट। गंगोलपारा घाटी में बोरिंग मशीन वाहन पलटा, कंडक्टर की मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुडरू और चांगटोला में संचालित 2 क्लिनिकों की सील। फर्जी तरीके से चिकित्सकों द्वारा संचालित की जा रही थी क्लिनिक। भारी मात्रा में मिली एलोपैथिक दवाइयां। उकवा के पास मयूरबिंद जंगल से विस्फोटक सामग्रियां बरामद। सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता। लामता सहकारी बैंक चोरी वाले मामले में बैंक मैनेजर और कैशियर ने सशर्त जमा की 13 लाख की रकम। 14 सितंबर को बैंक से गायब हुई थी रकम। कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने जिला प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 नवंबर से आयोजित किया जाएगा 10 दिवसीय कनेक्टिंग टू सर्वे कार्यक्रम। समाज के अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने होगी कारगर पहल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर बुधवार 8 नवंबर को पूरे देश में भाजपा द्वारा काला धन विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 8 नवंबर को 2 बजे भाजपा कार्यालय से रैली निकाली जाएगी और हनुमान चौक में सभा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी और वो बड़ा ऐतिहासिक और साहसिक कदम था। पिछली बार जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उस समय यशवंतराव चौहान भारत के वित्त मंत्री थे, उस समय इस नोटबंदी की बात आई थी और चौहान जी ने आग्रह किया था कि जाली नोट और काले धन का पता लगाने के लिए नोटबंदी आवश्यक है और प्रस्ताव लाए थे उन्होंने नोटबंदी का। लेकिन बड़ा साहसिक कदम और बड़ा रिस्की काम था ये। और इंदिरा गांधी जी ने उस समय साफ साफ कह दिया था कि हमें वोट चाहिए, नोटबंदी करने से हमें फिर वोट नहीं मिलेंगे। ऐसी बात उन्होंने कह के इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्वीकार किया, जबकि उस समय 500 और 1000 के नोट भी नहीं थे, 100 के नोटों की बात थी। सबसे बड़ा मुद्रा उस समय 100 के नोट की थी। आज तो 500 और 1000 के नोटों को बंद करके एक प्रकार से काले धन को एक चुनौती दी गई और उसके सामने प्रतिफल जो आए, उसके परिणाम जो आए वो बहुत प्रकार से है। ये बात तो है कि आतंकवाद, नक्सलवाद और ये हवाला कांड पर जो एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ और उसका परिणाम भी मिला कि जिस प्रकार से वो पत्थरबाजी और जिस प्रकार से आतंक और नक्सलवाद में तो देखा जाए तो करीबन 60-70% नक्सलवाद पर कंट्रोल इन दिनों में कर दिया गया। और आतंकवाद में भी कश्मीर में जो समस्या आज एक अच्छा परिणाम सामने दे रही है, ये जरूर है कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को चलाया तो जा रहा है आतंकवाद को, क्योंकि उसकी तो सरकार टिकी इसी बात पर है। इस पत्रकार वार्ता में सांसद बोध सिंह भगत और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लता एलकर भी उपस्थित थी। उन्होंने भी नोटबंदी को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा कदम बताया। कांग्रेस का काम ही है किसी भी चीज का, चाहे सकारात्मक कोई कार्य होता है तो उसकी भी आलोचना करते हैं। आलोचना करना उनका काम है। गलत बात करें, गलत है। हाँ, नोटबंदी से तो लाभ ही हुए हैं। नोटबंदी के बाद देखिए आप, हमारी अर्थव्यवस्था जो है एक साफ सुथरी अर्थव्यवस्था की ओर देश बढ़ रहा है और आज तक के इतिहास में काले धन के खिलाफ, काले धन का पर्दाफाश करने के खिलाफ पहला कदम है ये आज़ादी के बाद।
काले धन का पर्दाफाश हुआ है और जो चलन के बाहर की मुद्रा वो सब बैंकों में आ गई। उससे विकास के बहुत सारे कार्य देश में तेज गति से चल रहे हैं। अभी आप देखिए, पहले प्रधानमंत्री आवास में इतना आवंटन नहीं आता था। एक एक ग्राम पंचायतों को पहले एक एक 2-2 मकान आते थे। आज एक एक पंचायत में 50-50, 60-60, 70-70, 100-100 मकान आते। नोटबंदी को 1 साल पूरे हो रहे हैं। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा उछाल आया है। शुरुआती दौर में ज़रूर यह थोड़ा सा दबा रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि बैंकों में बहुत बड़ी संख्या में मनी आई और जो खराब नोट, जिनको खराब नोट या डेड मनी कहते हैं, उसका चलन वो सीधी सीधी बैंकों में आ गई और उसके कारण से बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं थी गरीबों के लिए, वो प्रारंभ होने में एक मतलब उनको साधन मिला, संसाधन मिला है। और दूसरा ये है कि बैंक की रेट जो है, इंटरेस्ट रेट, उसमें भी बहुत कमी आई है। तो इन सब का जो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव हुआ है, इसको लेकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रतिनिधि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कल करने जा रहे हैं। एक रैली का आयोजन होगा, सभा होगी, तो इसमें आप सबका भी आमंत्रण है और जो भी प्रबुद्ध नागरिक इसमें शामिल होना चाहते हैं, उन सबको हम आमंत्रित करते हैं कि वो इसमें आएँ और शामिल हों। वहीं नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर 8 नवंबर को कांग्रेस ने काला दिवस मनाने की घोषणा की है। 8 नवंबर को कांग्रेसियों द्वारा काली पुतली चौक में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और नोटबंदी से खराब परिणाम की जानकारी दी जाएगी। अपने ट्रैक्टर की किश्त जमा करने आए एक किसान से 2 युवकों ने पुलिस चेकिंग के नाम पर 45,000 रुपए की लूट कर ली। जानकारी के अनुसार वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम नादगांव निवासी एक किसान नानक राम पारधी मंगलवार को अपने ट्रैक्टर की किश्त जमा करने 45,000 रुपए लेकर बालाघाट पहुंचा था और जब वह नए राम मंदिर के सामने से महिंद्रा फाइनेंस ऑफिस की ओर जा रहा था, तभी 2 युवकों ने उसे रोका और कहा कि पुलिस चेकिंग हो रही है। यह कहते हुए उसका थैला चेक करने का नाटक करने लगे। इस दौरान उन्होंने वहां से 45,000 रुपए उड़ा लिए। किसान को पैसे की लूट किए जाने की बात समझ में आते ही वह कोतवाली पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शाम तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर वह बजरंग दल के पदाधिकारी मनोज टेम्बरे के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। नानकराम पारदी, नांदगांव। कहाँ रहते हो? नांदगांव। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ में आज? बताओ क्या हुआ? क्यों आए थे आप यहाँ पे बालाघाट में? मैं आया था यहाँ पे ट्रैक्टर की किस्त बताने। कितने बजे? मैं तो घर से 7 बजे निकल गया, फिर 8 बजे रेल बैठा। यहाँ 9, 9:15 के यहाँ ट्रेन आ जाती है। फिर वहाँ से गया कमरा, लड़की के पास में सीधा पानी छोड़ दिया। वहाँ खाना गिना खाया। लड़की को 6,050 रुपये दिया। अच्छा, यहाँ लड़की रहती है? नाते नहीं। वहाँ से फिर खाना गिना खाया, थोड़ी देर रुका, फिर आ गया मैं यहाँ। फिर क्या हुआ फिर आपके साथ में? तो वहाँ गया, मैं पूछताछ किया तो ऐसे निकल रहा था, वैसे मैं उस एक ने रोक लिया मेरे को। तो मैंने बोला मेरे को काहे के लिए रोकेगा, मैं चलता ही चला। तो सामने वाला कहता है रुक, यहाँ पुलिस की ये लगी हुई है। उसने रोका, झोला मांगा, झोला चेक चाक किया, झोले में कुछ नहीं, उल्टा सुटा। फिर जेब देखा तो जेब में तम्बाकू की पुड़िया वगैरह निकली, डब्बी गिब्बी, चश्मा और डायरी, मोबाइल और ये चिल्लर पैसे थे, ये वहाँ से रखा। फिर बोले यहाँ क्या है? मैंने यहाँ कुछ नहीं है। बोले निकाल के, तो बोले यहाँ डाल। और वैसे में आग जो मेरे को कुछ समझ में नहीं पता और ऐसा झोला बांध दिया। बोले वो है महिंद्रा फाइनेंस, चले जाओ। जब महिंद्रा फाइनेंस में जाके देखता हूँ तो वैसे। अच्छा, कितने लोग थे आपके साथ में? उन लोग के साथ में कितने लोग थे? वो 2 लोग। क्या नाम बताया? क्या बोले उनने? पुलिस का यहाँ ये लगाए बोलते। कितने बजे की बात होगी? फिर भी ये होगी 2 बजे के, 1 बजे। अच्छा, कितने पैसे थे आपके पास में? 45,420 किस्त के लिए अलग रखा। पीड़ित किसान के साथ पहुंचे बजरंग दल के पदाधिकारी मनोज टेम्बरे ने ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। आपका नाम बताएं?
मेरा नाम मनोज टेमरे। अच्छा टेमरे जी बताइए, आज आप एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे किसान को लेकर, क्या मामला था? एक्चुअली क्या है, ये कृषक हैं और ये नांदगांव से रहते हैं और इनका नाम नानक राम जी पारदी है। और क्या है कि ये हमें पुलिस थाने के पास में समथिंग अभी शाम को मिले मुझे, यही करीब 5:30-6 बजे। तो हमने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों भटक रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ चोरी हो चुकी है और मैं यहाँ पर 2 बजे से रिपोर्ट लिखाया हूँ, है ना, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे मुझे क्या करना है और कोई भी मेरे साथ नहीं है। तो हमने जब इनसे पूरे मामला पूछा और हमने जब थाने में इनकी बात को रखा तो वहाँ पे पता चला कि रिपोर्ट इनकी दर्ज हो चुकी है पर उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। हमने तुरंत में एसपी महोदय को कॉल पे हमने चर्चा की, तो हम उनसे मिलने आए अभी और हमने ये पूरी विस्तृत जानकारी बताई और एसपी महोदय से हमने एक और निवेदन किए कि आए दिन ज़िले में चोरी की वारदातें बहुत घटित हो रही है। कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे सजगता से काम कर रहा है, उसके बावजूद भी आखिर चोरी की घटनाएं पर अंकुश क्यों नहीं लग रही है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने कहा कि मामले की जाँच के लिए 2 टीमें लगा दी गई हैं। सर एक किसान आए थे नांदगांव के, उन्होंने बताया कि उनके पास 45,000 रुपये किसी ने निकाल लिए पुलिस के नाम से पता करके। ये नानक राम नाम के कृषक हैं जो अपने ट्रैक्टर की 45,000 रुपये की किश्त देने आए थे। इनका कहना है कि किसी ने पुलिस चेकिंग के नाम से इनके थैले से वो पैसे निकाल लिए हैं। इस पर पुलिस में इनकी रिपोर्ट दर्ज करके और इसमें कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि ये कौन लोग हैं और इसमें 2 टीमें लगा दी गई हैं। और इसके साथ ही मेरा बाकी नागरिकों से भी ये कहना है कि अगर कोई इस तरह से आता है तो आप वेरीफाई ज़रूर करें कि कौन है, किस थाने से आए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इसे जल्दी पकड़ लेंगे। बालाघाट बैहर मार्ग पर गांगुलपारा घाटी में बोरिंग मशीन वाहन पलटने से कंडक्टर की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतक कन्नड़ गांव निवासी प्रवीण उइके बताया गया है। वहीं घायल कृष्णा काकोटे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना के बाद बोरिंग मशीन वाहन का ड्राइवर समारू मरकाम फरार हो गया। जानकारी के अनुसार यह बोरिंग मशीन वाहन मलाजखंड से बालाघाट की ओर आ रही थी, तभी गांगुलपारा के पास यह वाहन पलट गया, जिसमें दबने से कंडक्टर प्रवीण उइके की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस वाहन में बैठा एक अन्य व्यक्ति कृष्णा काकोटे घायल हो गया। यह वाहन पलटते ही ड्राइवर समारू फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही भरवेली पुलिस मौके पर पहुंची और 2 क्रेन की मदद से इस बोरिंग मशीन वाहन को हटाया गया। इसके बाद यातायात सुचारू हुआ। अरे ये रखना है कंबल में, बिल्कुल लपेटना पड़ेगा। बोरिंग मशीन AP 24 P 8456 सुबह 5 बजे मलाजखंड से आ रही थी। जैसे ही गांगुलपारा घाट पे आई, तेज़ी और लापरवाही से समारू मरकाम ने तेज़ी से चलाए, जिससे वो पलट गई। पलट जाने से उसमें बैठी सवारी प्रवीण उइके की मौत हो गई मौके पे और कृष्णा कोपड़े को अस्पताल में भर्ती कराया। इसमें कितने लोग सवार थे? ड्राइवर की क्या स्थिति थी? ड्राइवर तो फरार हो गया समारू। इस पे टोटल 3 लोग बैठे। इस पे कौन सी कार्रवाई करेंगे आप? इसमें तो अपराध मर कायम करके अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी जांच चल रही है। 304, 279, 337 का अपराध पंजीबद्ध। सीएचएमओ के खोसला द्वारा गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को लामता क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुडरू और चांगोटोला में अवैध तौर पर संचालित 2 दवाखाना को सील करने की कार्यवाही की है। सीएचएमओ श्री खोसला द्वारा गठित टीम ने जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलव, नायब तहसीलदार प्रीति चौरसिया और उप निरीक्षक श्री परते शामिल रहे। इस कार्यवाही के संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान टीम के सदस्य डॉक्टर श्री उपलव ने बताया कि सीएचएमओ के आदेश पर ग्राम गुडरू में संचालित एक दवाखाना को सील करने की कार्यवाही की गई। इस क्लिनिक के संचालक द्वारा बिना किसी मान्य डिग्री के एलोपैथिक प्रैक्टिस की जा रही थी।
इसी तरह चांगोटोला में एक दवाखाना को और सील किया गया। इन दोनों दवाखाना से भारी मात्रा में दवाई प्राप्त हुई है। अग्रिम कार्यवाही के लिए जांच प्रतिवेदन सीएचएमओ श्री खोसला को सौंपा जाएगा। जिले में चलाए जा रहे नक्सली विरोधी अभियान में सीआरपीएफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ कमांडेंट रघुवंश कुमार के निर्देश पर उकवा के मयूरबिंद के जंगल में सर्चिंग अभियान के दौरान विस्फोटक सामग्रियों का जखीरा जब्त किया गया है। सीआरपीएफ ने हाक फोर्स और राज्य पुलिस के सहयोग से स्टेट हाईवे से 26 किलोमीटर दूर ग्राम खारा को जाने वाली कच्ची सड़क से लगे जंगल में नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए 10 किलो बारूद बनाने का पाउडर, एक राइफल, एक इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बैटरी, 2 किलोग्राम लोहे की कील, 1 किलो कांच के टुकड़े, जिलेटिन सहित अन्य सामग्रियां जब्त की गई है। जंगल से बरामद की गई यह विस्फोटक सामग्रियां सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल में दफन की गई थी, जिसकी गुप्त सूचना मिलते ही सीआरपीएफ द्वारा उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लामटा के सहकारी बैंक में 14 सितंबर को 13 लाख रुपए की चोरी हो जाने का मामला सामने आया था, जिसमें जिला सहकारी बैंक की जांच टीम ने बैंक के कैशियर और ब्रांच मैनेजर को दोषी ठहराते हुए दोनों को मध्य प्रदेश सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 58B के तहत क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने का नोटिस जारी किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए लामटा सहकारी बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर शैलेश फुलमारी और पूर्व बैंक कैशियर अजीत जैन ने क्षतिपूर्ति की रकम 13 लाख रुपए बशर्त जमा कर दिए हैं। साथ ही असल चोर पकड़े जाने पर क्षतिपूर्ति की रकम वापस किए जाने की मांग की है, जिसकी तमाम जानकारी जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने पद्मेश न्यूज को दी है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को लामटा सहकारी बैंक की तिजोरी में रखी 20 लाख की रकम में से 13 लाख रुपए चोरी हो जाने का मामला सामने आया था। उसी मामले में तत्कालीन ब्रांच मैनेजर और कैशियर ने 13 लाख रुपए की रकम जमा की है। नहीं, अभी चोरी के संबंध में तो टिल डेट कोई भी बात उसकी उद्घाटित नहीं हुई है, पर प्रथम दृष्टया हमने हमारा जो ब्रांच मैनेजर, वहाँ पर तत्कालीन ब्रांच मैनेजर और कैशियर जो पदस्थ थे, जिनकी लापरवाही के कारण ये चोरी मतलब कथित रूप से चोरी होना संभव हो सका, इसलिए उनको दोषी माना था और उनको हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। अभी भी वो निलंबित हैं। दूसरा, उनको राशि की क्षति हेतु जिम्मेदार मानते हुए हमने उनको ये नोटिस दिया था कि क्यों ना आपके विरुद्ध 58B की कार्रवाई हम करें। मध्य प्रदेश सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 58B के तहत क्षति की राशि की वसूली करने का प्रावधान है। हमने ये नोटिस दिया हुआ था। उस नोटिस के परिपालन में दोनों कर्मचारियों के द्वारा 13 लाख रुपए की राशि बराबर हिस्से में आधी करके दोनों ने जमा करा दी गई है। इस शर्त के साथ जमा कराई गई है कि यदि भविष्य में कभी चोर पकड़ा जाता है तो हमारी राशि हमें वापस कर दें। वृहताकार सोसाइटियों द्वारा कृषकों को दिए गए ऋण की वसूली को लेकर मंगलवार को जिला सहकारी बैंक में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने लंबे समय से ऋण न चुकाने वाले कृषकों को डिमांड नोटिस जारी किए जाने और उनसे ऋण की वसूली किए जाने के निर्देश संबंधित ब्रांच मैनेजरों को दिए। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि यह बैठक 3 दिनों तक अलग अलग शाखा प्रबंधन के साथ की जाएगी, जिसमें ऋण वसूली का मुद्दा प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कृषकों से समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली धान का भुगतान जल्द से जल्द किए जाने की बात कही है। जो हमारे द्वारा समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण वितरण किया गया है, उसकी वसूली के बारे में स्टाफ के साथ में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। इसमें वसूली हेतु सबसे पहले हमारी एक मांग सूची बनती है। मांग सूची बनी नहीं बनी, फिर मांग सूचना पत्र संबंधित कृषकों को देते हैं, दिए नहीं दिए, उसके बारे में बात की। जो एक तो विलफुल डिफॉल्टर हैं, ऐसे किसानों को हमने तय किया है कि प्रत्येक समिति में जो बड़े कृषक हैं 25 कम से कम, उनके हम कृषि योजना के अंतर्गत वसूली के लिए राजस्व अधिकारियों के यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध कराएं। इसके अलावा जो डिफॉल्टर मेंबर्स हैं पर किन्हीं कारणों से मतलब वो बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है पर डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो ऐसे किसानों को हम धारा 84 में उपायुक्त सहकारिता के न्यायालय में भी प्रकरण वाद दायर करेंगे। जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 7 नवंबर को किया गया।
प्रदेश कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष राजेश पाठक, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा की प्रमुख उपस्थिति में यह प्रतियोगिता हुई। इसमें जिले की 18 टीमों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के आधार पर 14 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। रोशना सात नवंबर है। आज के दिन बालाघाट जिले में एक जिला स्तरीय कबड्डी टीम के चयन हेतु ये प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें पूरे जिले से लगभग 18 टीमों के आने का सूचना प्राप्त हुआ है, जिसमें 8 या 9 टीमें अब तक आ चुकी हैं, बाकी टीमें कुछ रास्ते में हैं और आने वाली हैं। और इन 18 टीमों में से 14 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता रीवा में होने वाली है 10 तारीख से 13 तारीख तक। 9 तारीख को बालाघाट जिले की जो टीम का चयन आज होगा, शाम को 5 बजे तक 14 खिलाड़ियों का चयन कर लिया जाएगा। जो चयनकर्ता लोग बहुत बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, उनमें 14 खिलाड़ियों का 14 प्रतियोगियों का चयन। आज जिला स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इससे जिले की एक सशक्त टीम बना करके रीवा में जो 13 तारीख से टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है, उसमें हम जिले की राज्य स्तरीय, उसमें बालाघाट जिले की टीम जाकर के वहाँ पार्टिसिपेट करेगी और वहाँ से फिर प्रदेश लेवल की टीम बन करके राष्ट्रीय लेवल का टूर्नामेंट खेलने जाएगी। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र के पूरे हमारे खिलाड़ी बंधुओं, जिसमें कि लगभग 18 टीमें इस बार भाग ली। पिछले बार तो 90 टीम करीब आई थी, इस बार कुछ टीम कम आई। हर वर्ष की तरह कबड्डी प्रतियोगिता जो प्रदेश में होनी है, उसमें जिले की चयन किया जाता है। उस संदर्भ में गत वर्ष की तरह इस बार भी हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में टीमें आई हैं और उनके अभी फाइनल होने जा रहे हैं। इसमें जो निर्णय सामने आएंगे, इसमें जिनको चुना गया है जिला टीम के लिए, इनको सिलेक्शन करके यहाँ से कोच के साथ युवा प्रदेश कबड्डी प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। अखिल भारतीय कच्छ गुर्जर क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल भाई केशव भाई परमार और महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बेलूबेन चावड़ा का मंगलवार को बालाघाट आगमन हुआ। इनके प्रथम नगर आगमन पर गुजराती समाजवाड़ी भवन में एक समारोह का आयोजन कर दोनों पदाधिकारियों का स्वागत सत्कार किया गया। समारोह के दौरान समाज के उत्थान पर चर्चा भी हुई। इस अवसर पर रंगोली, निबंध सहित अनेक प्रतियोगिताएं हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। सर, आपका परिचय बताएं। मैं रमेश भाई राठौड़, कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज बालाघाट का अध्यक्ष, और यहाँ पर अभी हमने अपने ऑल इंडिया के अध्यक्ष और महिला मंडल के अध्यक्ष आमंत्रित किया था। उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में अपना प्रोग्राम यहाँ बनाया। हमारे महासभा के अध्यक्ष का नाम श्री प्रफुल्ल भाई केशव जी भाई परमार है और वे राजनांदगांव के निवासी हैं। उनकी खुद की इंजीनियरिंग कॉलेज है। सर, क्या मकसद को लेकर के आपने इस आयोजन को रखा था? क्या मकसद था इस आयोजन को रखने का? उस आयोजन में समाज में उत्साह बढ़ाने के हिसाब से वो अपने विचार उन्हें रखने के लिए कि अब ऑल इंडिया बेस के ऊपर में उन लोगों को क्या करना है, आगे कैसे अपने को बढ़ना है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। मैम, आपका नाम बताएं। मेरा नाम मीनाबेन शिशिरभाई चावड़ा है। मैं कच्छ गुर्जर क्षत्रिय महिला मंडल के अध्यक्ष हूँ और प्रादेशिक महिला मंडल की भी अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ हमारे महासभा के अखिल महासभा के प्रमुख श्री परमार और अखिल भारतीय महिला मंडल के प्रमुख बेलूबेन नारायण भाई चावड़ा
ये पधारे थे। आज उनका चुनाव हुआ, निर्विरोध चुने गए हैं। वो हमारे समाज में ऑल इंडिया के प्रमुख बने हैं। मेन मकसद क्या था यहाँ पे आयोजन करवाने का? तो उनके स्वागत के लिए हमने उनको बालाघाट बुलाया था। उन्हीं का ये प्रोग्राम था और उन्हीं के सत्कार समारोह के लिए आज कच्छ गुर्जर क्षत्रिय ये समाजवाड़ी में प्रोग्राम। लालबर्रा क्षेत्र में समनापुर पहुंच मार्ग की हालत काफी खराब है। इस मार्ग का उपयोग ग्राम मगरदर्रा, ददिया, बम्हनी, छोटी डोरली, मुरछड़, अमोली, देवरी और कामघाट सहित अनेक गांव के लोग करते हैं। इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीण और छात्र छात्राओं ने मार्ग के शीघ्र मरम्मत की मांग की है। क्या नाम है आपका? नीमा चौधरी। कहाँ रहते हो आप? ग्राम ददिया। क्या परेशानी है इस रोड में भी? रोड में बहुत गड्ढे हो गए हैं और हमको आने जाने में बहुत परेशानी होती है और ट्रक वगैरह चलते हैं तो हमारी साइकिल बिगड़ जाती है, कभी कभी हम गिर भी जाते हैं। तो ये अभी कौन सी क्लास में हो आप? 12th एग्रीकल्चर। डेली आना जाना करते हो आप इसी रोड से? तो खराब भी होती है कि साइकिल गड्ढे की वजह से? हाँ खराब, बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ बहुत खराब है। देखो हालत तो दिख रही है साइकिल की पूरी। नहीं तो जैसे अभी चैन गिर गई थी आपकी, तो ऐसा गिरते रहती है चैन वगैरह? हाँ एक गड्ढे की वजह से गिरी। कितने बच्चे जाते होंगे लालबर्रा रोज? बहुत जाते हैं। फिर भी स्कूल तो 150 बच्चे तो जाते हैं। 100-200 बच्चे जाते हैं यहाँ से। क्या मांग है आप लोगों की? ये रोड जल्दी सुधरने को कब से 2-3 साल हो गया। रोड बनने वाली बोलते हैं पर रोड नहीं बन रही है। क्या नाम है आपका? निकिता राजूरकर। कहाँ रहते हो आप? बमनी में। नाले क्या घटना हुई? यार साइकिल की बहुत यानी कि जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। गड्ढे बहुत होते हैं, साइड कटाने के लिए देखता है तो गिर जाता है। तो अभी क्या हुआ? अभी क्या है, वो घास वाले जा रहे थे, वो उन्हें साइड में यानी कि हम वो प्लेन से जाएंगे बोले तो मैं कटाने के लिए देखी तो अच्छे भैया लोग आ रहे थे तो ये गिरी गई फड़फड़ा के। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तुलसीराम बोपचे ने सड़क नहीं बनने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आपका परिचय? मैं तुलसीराम बोपचे ग्राम ददिया का रहने वाला हूँ। क्या समस्या आ रही है? वर्तमान में जनपद सदस्य गाँव की कृषि समिति की। ये कब से रोड स्वीकृत हुई है? आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? समझ रोड तो हम लोगों को माननीय मंत्री जी द्वारा अवगत करवाया जाता है। समझ कई बार पूछा हम लोगों ने, 6 महीने से कह रहे हैं कि रोड स्वीकृत हो गया है, टेंडर हो गया है, लेकिन यहाँ तो अभी तक टेंडर वगैरह कुछ भी काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं ठेकेदार लोग। ये हालत है कि बारिश में भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। अभी जबकि मुझे एक ऐसा अंदाज लगा कि एक बार सिर्फ एक डम्फर वो मुरम वगैरह ला करके एक गड्ढे 2 गड्ढे में डाले। बाकी यहाँ खामघाट, डोरली, बमनी समझ लो 5-7 गाँव लोगों को आवागमन है इस रोड में। और ये हालत है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ होते रहता है एक्सीडेंट टाइप में। कहीं रोड में शाम के बाद में चल नहीं पा रहा है देहात का आदमी। अभी आई क्या कदम उठाए जाएंगे आपके द्वारा? नहीं, अगर रोड नहीं बनेगी तो हम आंदोलन करेंगे, छेड़ेंगे आंदोलन। 5-7 गाँव वाले मिलकर के। इस संबंध में जब मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के उप मंत्री दिलीप टेकाम से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र करवाया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशों के तहत समाज के अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक न्याय की पहुंच के मुख्य उद्देश्य से 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान कनेक्टिंग टू सर्व 9 नवंबर से 18 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत 9 नवंबर को पैरा लीगल वॉलंटियर्स के द्वारा जिला न्यायालय परिसर से बाइक रैली निकाली जाएगी। इसके अलावा 14 नवंबर को नगर के स्कूल और महाविद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पत्रकारों से चर्चा के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आसिफ अब्दुल्ला ने बताया कि भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 का जोड़ा जाकर सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय प्राप्त हो और कोई व्यक्ति आर्थिक अभाव व अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1967 अधिनियमित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 को प्रभावशील हुआ। इस अवसर पर कनेक्टिंग टू सर्वे का 10 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न आयोजनों के माध्यम से अनेक योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभी जिलों में डोर टू डोर कैंपेन के तहत कनेक्टिंग टू सर्व
ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, जिसके तहत जो है कानून की जानकारियों को गांव में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना है, जिसके लिए हमारे यहाँ जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो जो है डोर टू डोर गाँव में जा कर के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो राज्य शासन द्वारा भी निःशक्तजनों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए और भी इसी तरह के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कल्याणकारी कार्य, महिलाओं के संबंध में, विधवा परित्यक्ताओं के संबंध में जो भी स्कीम चल रही है उसके बारे में जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। बाइक रैली का भी आयोजन किया गया है, जिला न्यायालय परिसर से ही निकाली जाएगी। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोंदरी टोला के आदिवासी ग्रामीणों ने लामबंद होकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी ग्रामीणों ने बताया कि वे बैगा जाति से संबंध रखते हैं और काफी वर्षों से अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सरकारी जमीन पर कृषि कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें इस जमीन का पट्टा प्रदान नहीं किया गया है। साहब से आवेदन करने आए थे कि हम जाति बैगा हैं और हम 2005-06 से ज़मीन कब्जा कर रहे हैं वन भूमि, तो फॉरेस्ट वाले रोक लगा रहे हैं हमको कि यहाँ पे जब तक पट्टा प्राप्त कुछ न मिले लिखित, तब तक कुछ मत करो, ऐसा बोलते हैं फॉरेस्ट वाले। तो हम ये सोच के आए हैं कलेक्टर साहब से कि हमारा जन सुनवाई में सुनाई हो हमारा। कितने परिवार? हम तो वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं तो 10-11 लोग कर रहे हैं कब्जा, पर वहाँ 25 लोग के बैगर घर के रहते हैं, परिवार लोग हैं। हाँ, इसके पहले कभी आवेदन दिए थे क्या? हाँ, इससे पहले हम 2011-12 पहले भी दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। हमें ये बोलते हैं फॉरेस्ट वाले कि हाँ कुछ करो जो मत, अभी जब तक तुम्हारे लिए कुछ ना आए, ऊपर से आदेश ना आए, तब तक कुछ मत करो बोलते हैं, तो इसलिए हम बैगे लोग हैं। तो वहीं नगर के वार्ड नंबर 23 के वार्डवासियों ने पट्टे की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद उन्होंने नगरपालिका पहुंचकर नगरपालिका प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। तो 25 से 30 वर्षों से हम पावर हाउस कॉलोनी में निवास करते हैं, जिसका 3-4 बार नगरपालिका द्वारा और राजस्व विभाग द्वारा सर्वे हुआ है पट्टे के लिए, जिसके इतने वर्ष होने के बाद भी हमको पट्टे का लाभ आज तक नहीं मिल पाया। अपना ज्ञापन दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र हमको प्रधानमंत्री ग्राम शहरी आवास योजना का लाभ मिले, या हम जिस जगह में हैं हमको उस जगह का यथावत पट्टा मिले। इसके पहले जो सर्वे हुआ था कब हुआ था? उसके पहले सर्वे आज से 1.5 वर्ष पूर्व हुआ था, और उसमें आश्वासन दिया गया था कि आपका पट्टा दिया जाएगा। कितने लोग निवास कर रहे हैं वहाँ पे 60 से 70 परिवार निवास करते हैं। 60 से 70 परिवार कब से निवास कर रहे हैं? सर कुछ 20 साल से, कुछ 25 साल से हैं। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम उमरवाड़ा निवासी धनलाल पटले ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में जिला प्रशासन के समक्ष गुहार लगाई है। उनका कहना है कि तालाब के किनारे उनका खेत है, जिसमें 75 क्विंटल धान होती है, लेकिन गांव के सरपंच सचिव उनसे बैर रखते हुए तालाब को नहर के पानी से भरवा रहे हैं, जिससे उनकी फसल खराब हो रही है। उन्होंने अवैध रूप से तालाब भर जाने पर रोक लगाने की मांग की है। आज वर्तमान में जो फसल लगी है और फसल तैयार हो गई है, उसको काटने में तकलीफ हो रही है। करीब 2-2.5 फीट पानी भरा है, कोई किसान नहीं है, हम ही हैं। करीब 2.5 एकड़ में पानी भरा हुआ है, बाकी तो खराब हो गई धान। मांग ये है कि वो पाइप जो लगा है अवैध रूप से, वो पाइप वहाँ से निकाला जाए। वारासिवनी में 7 नवंबर को तहसील कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें वारासिवनी, खैरलांजी और लालबर्रा क्षेत्र के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या का बखान किया। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। बुधवार को हो जाएगा नोटबंदी का 1 साल पूरा। भाजपा मनाएगी काला धन विरोधी दिवस, तो कांग्रेसी काला दिवस मनाते हुए करेंगे धरना प्रदर्शन। ट्रैक्टर की किश्त जमा करने पहुंचे किसान से 45,000 रुपए की लूट। गांगुलपारा घाटी में बोरिंग मशीन वाहन पलटा, कंडक्टर की मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुडरू और चांगटोला में संचालित 2 क्लिनिकों की सील। फर्जी तरीके से चिकित्सकों द्वारा संचालित की जा रही थी क्लिनिक, भारी मात्रा में मिली एलोपैथिक दवाइयां। उकवा के पास मयूरबिंद जंगल से विस्फोटक सामग्रियां बरामद, सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता।
लामता सहकारी बैंक चोरी वाले मामले में बैंक मैनेजर और कैशियर ने सशर्त जमा की 13 लाख की रकम। 14 सितंबर को बैंक से गायब हुई थी रकम। कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने जिला प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 नवंबर से आयोजित किया जाएगा 10 दिवसीय कनेक्टिंग टू सर्वे कार्यक्रम। समाज के अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने होगी कारगर पहल। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।